डॉक्टर एम के हुसैन, प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, अंबिकापुर, सरगुजा। आज जिन बिंदुओं पर चर्चा करने की बात है, मुख्यतः हम आज बिस्मार्क की विदेश नीति, उसकी फॉरेन पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि बिस्मार्क जैसा जर्मन सम्राट, उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी विदेश नीति को किस तरीके से क्रियान्वित करने की कोशिश की। तो इसमें हमको मुख्य रूप से उन बिंदुओं पर केंद्रित होना होगा। ये देखना पड़ेगा कि उसकी विदेश नीति के मूल में, उसकी जड़ में कौन सी बातें थी। इतिहास को देखते हैं, अगर हम विश्व इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमको कुछ बातें समझ में आती हैं। हम उसके समय में, यानी 1871 से 90 तक के समय में जब हम विदेश नीति की चर्चा करते हैं बिस्मार्क के संबंध में, तो हमें सहसा ये ध्यान में आता है कि 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था और फ्रांस और जर्मनी, ये दोनों के बीच ये महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। और इस युद्ध का रिजल्ट क्या निकला, उस पर गौर करने की आवश्यकता है। 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस अल्टीमेटली हार जाता है और प्रेशर जो है उसकी विक्टरी होती है। जर्मनी की सेना के समक्ष नेपोलियन थर्ड, जो फ्रांस का तत्कालीन शासक था, वो आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य हो जाता है, सरेंडर कर जाता है। आत्मसमर्पण करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो जर्मनी का एकीकरण का लक्ष्य था, बिस्मार्क के द्वारा जो टारगेट फिक्स किया गया था, वो पूरा हो जाता है। मतलब सेडान के युद्ध में जर्मनी की स्थिति एक तरह से बहुत मजबूत हो जाती है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी में फ्रांस पर ही पूरा ध्यान जो है वो सेंट्रलाइज्ड होगा। सेडान के युद्ध के बाद की स्थिति का अवलोकन करिए, उसकी स्थिति का जायजा लीजिए। युद्ध तो हो गया जर्मनी और फ्रांस के बीच, लेकिन युद्ध के बाद चूंकि जर्मनी विक्ट्री पोजीशन में था, जीत के पोजीशन में था, उसने हारे हुए फ्रांस पर एक नहीं कई दाग जो है वो लगाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी युद्ध के बाद जर्मनी और फ्रांस के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। और फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी विद्यार्थियों, वो जर्मनी के लिए तो एक खुशखबरी मानी जा सकती है, लेकिन फ्रांस के लिए यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। यद्यपि जर्मनी और फ्रांस के बीच फ्रैंकफर्ट संधि को अंतिम रूप दिया गया, हस्ताक्षर फ्रांस के प्रतिनिधि ने उस पर भी कर लिया, जर्मनी के प्रतिनिधि ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन इसको हम फ्रांस के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं मान सकते हैं। प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्या हो गया, इस संधि में ऐसी क्या बातें थी कि जो फ्रांस को परेशान करने वाली थी। तो इसको हमको सोचना पड़ेगा, इसे हमको एक तरीके से देखना पड़ेगा और इतिहास में जाना पड़ेगा, विश्व इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। इस संधि को इस रूप में देखने की आवश्यकता है कि इस संधि में फ्रांस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। वो नुकसान किस प्रकार का है? फ्रैंकफर्ट संधि की कुछ कंडीशन थी, उसकी कुछ शर्तें थी। अगर आप उन शर्तों का विद्यार्थियों अध्ययन करिएगा तो आपको ये मालूम होगा
कि इस संधि की शर्तों के अनुसार फ्रांस को अपने महत्वपूर्ण प्रदेश, और वो भी खास करके खनिज बाहुल्य जो प्रदेश थे, वो जर्मनी को हैंडओवर करना पड़ेगा। संधि की शर्त में वो शामिल था। फ्रांस को फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी, उस संधि को इस रूप में देखने की आवश्यकता है, इस रूप में देखा जा सकता है कि इसकी संधि फ्रांस के लिए बहुत कठिन थी उसका पालन करना। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात संधि में थी। तो पहली बात तो ये थी कि फ्रांस का जो खनिज बाहुल्य क्षेत्र था वो फ्रैंकफर्ट संधि के अनुसार फ्रांस से निकल रहा था और जर्मनी को हैंडओवर होना था। दूसरी बात यह थी कि ये जो युद्ध हुआ सेडान का, इस युद्ध में फ्रांस को जिम्मेदार मान करके जर्मनी ने क्षतिपूर्ति की रकम, क्षतिपूर्ति का पैसा फ्रांस के द्वारा जर्मनी को देना था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फ्रैंकफर्ट संधि ने फ्रांस को एक तरीके से इस स्थिति में पहुंचा दिया कि फ्रांस अपने को निरंतर असहाय महसूस करने लगा, क्योंकि किसी देश या किसी राष्ट्र के हाथ से जब कोई महत्वपूर्ण प्रदेश जाता है जो खनिज के दृष्टिकोण से, आयरन के दृष्टिकोण से, कोल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और वो उसके हाथ से निकल जाता है केवल संधि की शर्तों के अनुसार, तो उसको एक तरीके से अपमान का घूंट पी करके रहना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि अल्सेस और लोरेन का प्रदेश फ्रैंकफर्ट संधि के अनुसार जर्मनी को देना ही पड़ेगा। ये फ्रैंकफर्ट की संधि की एक शर्त थी। इसको भी फ्रांस मानेगा, जर्मनी उसके ऊपर प्रेशर बनाया और उसको वो माना। 1870 के बाद बिस्मार्क ने अपने पूरे कार्यकाल में जो फ्रैंकफर्ट की संधि को ही उसने जर्मनी की विदेश नीति का आधार बनाया। उसको विश्वास हो गया, उसको यकीन हो गया कि फ्रांस ने फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर करके जरूर हस्ताक्षर कर दिया है, लेकिन वो अपने अपमान को जिंदगी भर नहीं भूल सकता है। विद्यार्थियों, हम चर्चा में इस बात को लेने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर उसकी फॉरेन पॉलिसी में, बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी में मूल बातें क्या थी। उससे विदेश नीति का कंसेप्ट जो है वो हमें क्लियर होता हुआ सा दिखाई पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि 1870 में, उससे पहले आप थोड़ा सा और पहले आइए, बिस्मार्क का उद्देश्य जर्मनी का एकीकरण करना था। किसी तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाए, और ये काम उसने कर लिया। जर्मनी का एकीकरण हो गया और उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए जिस नीति का सहारा लिया वो आप सबको मालूम होना चाहिए कि उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का सहारा लिया। इसको हासिल करने के बाद वो आगे की बात जो है विदेश नीति में शुरू करने जा रहा है। तो उसने कहना चाहिए कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का सहारा लेते हुए या उसको हासिल करने के बाद उसने युद्ध और सीमा विस्तार, युद्ध से मतलब अब अन्य दूसरे यूरोपीय देशों से वो युद्ध नहीं करना चाहता। उसने साफ कहा, अपनी विदेश नीति में ये बात कहा कि वो अन्य यूरोपीय देशों से युद्ध नहीं करना चाहता। और इसके साथ ही साथ उसने ये भी बात बताया कि वो अपने सीमाओं का एक्सटेंशन भी नहीं करेगा, सीमाओं का विस्तार भी नहीं करेगा, और उसको हमेशा के लिए वो त्याग दिया। कहा कि नहीं,
यह हमारी विदेश नीति में नहीं है कि हम किसी यूरोपीय देश पर आक्रमण करें, उसके साथ युद्ध करें और अपनी सीमा का एक्सटेंशन करें। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये समझ में आती है कि बिस्मार्क जो है अपनी विदेश नीति में महाद्वीपीय दृष्टिकोण का सपोर्टर था। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वह जर्मनी के हितों को यूरोपीय महाद्वीप तक ही सीमित करने का पक्षधर था। तीसरी चीज अगर हम देखेंगे तो अपने को यह पता चलेगा कि बिस्मार्क कुछ यूरोपीय राष्ट्रों से इसलिए सजग था कि वो यूरोपीय राष्ट्र कभी भी जर्मनी को धोखा न दे। कहने का मतलब है कि बिस्मार्क की नजर में रूस एक ऐसा देश था, रशिया एक ऐसा देश था जो किसी भी वक्त जर्मनी का साथ छोड़ सकता था, वो अलग हो सकता था। बिस्मार्क ने डिक्लेयर किया कि जर्मनी के विदेश नीति का आधार शांति स्थापित करना है। वो युद्ध नहीं चाहता, वो पहले भी बोल चुका है, मैं युद्ध नहीं चाहता, शांति स्थापित करना है। और वो बोलता है कि अन्य यूरोपीय देश जर्मनी के खिलाफ गुटबंदी भी ना करें। अगर वो इसकी हिमायत करेंगे तो फिर जर्मनी नए सिरे से सोचने को विवश होगा कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के साथ उसका व्यवहार किस प्रकार का हो। अपनी विदेश नीति, अगर उसकी विदेश नीति का आप अध्ययन करेंगे तो आपको यह पता होगा, आपको यह जानना चाहिए कि बिस्मार्क ने अपनी विदेश नीति में इंग्लैंड के प्रति क्या पॉलिसी अपनाई। इंग्लैंड भी तो यूरोप का एक शक्तिशाली देश था उस समय। तो बिस्मार्क साफ साफ बोल दिया कि वो इंग्लैंड के साथ किसी भी हालत में टकराव नहीं चाहता है। अपनी विदेश नीति के अंतर्गत उसने इंग्लैंड के साथ अच्छे संबंधों के बारे में ये कहा कि वो इंग्लैंड के साथ किसी भी तरह से टकराव की बात नहीं सोचता। और उसने स्पष्ट रूप से कहा था, बड़े चुटीले अंदाज में ये कहा था कि थल चूहा अर्थात जर्मनी और जल चूहा अर्थात इंग्लैंड, इन दोनों में कभी संघर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि जर्मनी भी शक्तिशाली है, थल पर उसका अधिकार है और जल पर इंग्लैंड का अधिकार है। इंग्लैंड की स्थिति काफी मजबूत थी उस समय, तो जर्मनी को भी यह चिंता थी कि हम इंग्लैंड को न छेड़ें, उसके घर में जाकर के और उसके ऊपर डंडा न बरसाएं, अन्यथा इंग्लैंड अगर नाराज हुआ तो हमारी विदेश नीति फेवर हो जाएगी। तो उसने साफ साफ कहा था कि भैया जर्मनी और इंग्लैंड के बीच कोई भी टकराव की स्थिति नहीं है, दोनों शक्तिशाली राष्ट्र हैं और दोनों के अपने अपने स्वार्थ हैं, अपने अपने क्षेत्र में उनको आगे बढ़ना है। बिस्मार्क ने इस जर्मनी के चांसलर ने विदेश नीति में और क्या बातें समाहित करने की कोशिश की, आप उनको देखने का प्रयास करिए। मेरे विद्यार्थियों, आपको यह मालूम होना चाहिए कि बिस्मार्क ईस्टर्न क्वेश्चन को, पूर्वी समस्या को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देने लगा, बहुत ज्यादा महत्व नहीं देने लगा। कारण क्या था? कारण यह था कि वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इस व्यर्थ की समस्या में हाथ नहीं डालना चाहता था। पूर्वी समस्या के बारे में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने तो यहां तक कहा था बिस्मार्क ने, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप सब जानते भी होंगे, आप उसका अध्ययन कीजिए। बिस्मार्क ने कहा था कि कुस्तुनतुनिया से आने वाली डाक को मैं नहीं खोलता। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि तुर्की की समस्या में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या नहीं हो रहा है, और किस यूरोपीय देश का वहां पर हित है और किस यूरोपीय देश का वहां पर हित नहीं है। मैं कुस्तुनतुनिया से आने वाली डाक को नहीं खोलता।
विद्यार्थियों बिस्मार्क की विदेश नीति में उसने 5 देशों को बहुत ज्यादा तरजीह दिया जो बहुत शक्तिशाली थे। और वो 5 देश आप जानने का प्रयास करेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे। वो था, एक तो खुद जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा रूस, फ्रांस और इटली। ये यूरोप के 5 ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र थे जिनको वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। और उन सब राष्ट्रों में जर्मनी को वो सर्वोच्च बताना चाहता था। तो आप देखिए कि विदेश नीति में वो किस तरीके से शतरंज की चाल चल रहा है, जहां जिसको खुश करना चाहिए उसको खुश करने का भी प्रयास कर रहा है और अपनी विदेश नीति को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस की गतिविधि पर, उसकी एक्टिविटीज पर बिस्मार्क ने हमेशा हमेशा ध्यान दिया। कारण स्पष्ट है, कारण है फ्रैंकफर्ट संधि। जानता था कि फ्रांस फ्रैंकफर्ट संधि का बदला कभी भी ले सकता है, उसके तेवर कभी भी दूसरे हो सकते हैं। और अंत में मैं बिस्मार्क की विदेश नीति के तारतम्य में कुछ बातों पर जरूर चर्चा करने की कोशिश करूंगा और बहुत संक्षेप में अपनी बात कह करके समाप्त करूंगा अपनी बात को, कि उसने विदेश नीति का जो क्रियान्वयन किया, फॉरेन पॉलिसी का जो क्रियान्वयन किया, उसमें उसने 3 सम्राटों के संघ की स्थापना की। 3 सम्राट में के संघ की स्थापना का मतलब क्या हुआ? उसने जब कभी भी संधि आवश्यक हुई, यूरोप के अन्य राष्ट्रों से संधि करना उचित समझा और अपनी विदेश नीति को मजबूत करने की कोशिश की। जैसे जब उसने 3 त्रिसम्राट संघ की स्थापना जब वो 1875 में करता है, तो उसमें रूस भी है, ऑस्ट्रिया भी शामिल है और जर्मनी भी शामिल है। तो 3 सम्राटों का संघ उसने बना लिया। उसने द्विराज्य संधि की जब आवश्यकता पड़ी, यानी ऑस्ट्रिया को जब मिलाने की कोशिश की, तो ऑस्ट्रिया जर्मन संधि कर लिया। उसने फिर त्रिराज्य संधि किया, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी तीनों मिलकर के त्रिराज्य संधि की। और छिपा करके जो उसने एक विशिष्ट संधि किया था वो रूस के साथ, जिस संधि को पुनर्आश्वासन की संधि कहा जाता है। बिस्मार्क के बारे में विद्यार्थियों, ये आपको पता होगा कि बिस्मार्क के बारे में ये कहा जाता है, बड़ा चालाक चांसलर था। बिस्मार्क के बारे में ये कहा जाता था कि बिस्मार्क हमेशा 5 गेंदों को हवा में उछालता था और 2-3 गेंदें हमेशा उसके हाथ में रहती थी। आप मेरी बात को समझ लीजिए कि वो 5 गेंदों से हमेशा खेलता रहता था, हवा में उछालता रहता था और 3 अगर उससे अलग भी हो गए तो 2 उसके हाथ में रहते थे। तो इस तरीके से बिस्मार्क ने अपनी विदेश नीति का क्रियान्वयन बड़ी सोच समझ करके और जर्मनी की स्थिति को शक्तिशाली बनाने का उसने भरसक प्रयास किया। धन्यवाद।